हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि देखा कि प्रोटीन कैसा न्यूट्रिएंट है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कैसा? प्रोटीन के बारे में हमने क्या देखा था, एक बार इसको रिवीजन करते हैं कि प्रोटीन कैसा न्यूट्रिएंट है, एक मैक्रो है। ठीक, मैक्रो है। ये क्या है? ये दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है। ठीक, और क्या देखा कि प्रोटीन का काम क्या करना है, कोशिका बनाना है। क्या करना है? कोशिका बनाना है। और क्या देखा कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन से कितनी हमको ऊर्जा मिलती है, 4.2 कैलोरी हमको प्राप्त होती है। 1 ग्राम जब हम प्रोटीन का सेवन करते हैं तो हम लोगों को कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 4.2। और हमने क्या देखा था कि प्रोटीन जो है वह किससे बना है, ग्रीक भाषा के, किससे? ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द, ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? प्रोटियोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि प्रथम स्थान पर। इसका अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान पर रखे जाने वाला या प्रथम स्थान पर रखने वाला, रखा गया, चाहे जो भी आप कहिए, प्रथम स्थान पर रखने वाला। और क्या हमने देखा, प्रोटीन एक जटिल कोलाइडल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन कैसा पदार्थ है? एक कैसा पदार्थ है? एक जटिल प्रोटीन एक जटिल क्या, कोलाइडल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। ठीक, और हमने क्या पढ़ा था, कि ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ क्यों कहा गया। जैसा कि हमने देखा था कि जब हमने हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें क्या देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना था ना। किसके मिश्रण से बना था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिश्रण से बना था। ठीक, तो किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना था। लेकिन ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, ये नाइट्रोजन के भी मिश्रण से बना है। मतलब प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण से बना है। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज जो होता है वह कितना होता है, 16% होता है। कितना परसेंट होता है? 16% होता है नाइट्रोजन का। ठीक, और क्या देखा कि अगर औसत में पूछ लिया जाए तो 13 से 20% होता है। कितना होता है? 13 से 20% होता है। और क्या होता है, प्रोटीन में जब जल अपघटन की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? जब जल अपघटन की प्रक्रिया होती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें इसका सरलतम रूप एमिनो एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इसका सरलतम रूप अमीनो एसिड प्राप्त होता है। और ये किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? ये जो है अमीनो एसिड, ये किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। और क्या, और हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज वर्जीलियस मल्डर ने की थी। वर्जीलियस मल्डर ने की थी। मल्डर ने कब की थी? 1838 में की थी। ठीक, तो हमने देखा कि प्रोटीन की खोज 1838 में वर्जीलियस मल्डर ने की थी। और क्या कि प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ है। इसका कार्य है कोशिका बनाना, हार्मोन बनाना, और क्या हीमोग्लोबिन बनाना भी है। हमारी कोशिका की टूट-फूट की मरम्मत करता है। इसीलिए ये इतने सारे कार्य करता है, इसीलिए इसको प्रथम स्थान पर रखा जाता है। ये किस भाषा से लिया गया है? प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से लिया गया है। इससे हमको कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? हम लोगों को 4.2 कैलोरी प्राप्त होती है। और क्या है
कि ये क्या है, एक जटिल कोलोइडल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। ये नाइट्रोजन युक्त क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है, 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। और क्या, अगर औसत में पूछ लिया जाए तो 13 से 20% होता है। जल अपघटन की प्रक्रिया के दौरान या ये क्या है, अमीनो एसिड में टूटता है, ठीक है। और किस बॉन्ड से ये जुड़ा होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। और क्या होता है कि, और हमने क्या देखा था कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो है वह 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक। और हमने क्या देखा था, इस तरीके से हमने प्रोटीन के बारे में काफ़ी कुछ देखा था। और क्या, हमने इसका वर्गीकरण भी किया था प्रोटीन का, ठीक है। और क्या किया था, तीन के आधार पर हुआ था। एक गुण के आधार पर, दूसरा स्रोत के आधार पर, तीसरा रासायनिक संरचना के आधार पर। कौन कौन से, गुण के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। जो गुण के आधार पर थे वह कौन कौन से थे, 3 थे। कौन कौन से थे, पूर्ण प्रोटीन था, और क्या, आंशिक प्रोटीन था, और तीसरा अपूर्ण प्रोटीन था, ठीक। और जो कि गुण के आधार पर था और श्रेणी के आधार पर जो था वह पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन था, और दूसरा क्या है, वानस्पतिक जगत से प्राप्त प्रोटीन था, ठीक है। इसी में देखिए क्लास 1 क्लास 2 कहा जाता है ना। तो हमने ये भी पढ़ा था। और क्या हमने पढ़ा था कि जो रासायनिक संरचना के आधार पर था वह कौन कौन सा था, सरल था, संयुग्मी था और व्युत्पन्न प्रोटीन थे, ठीक। ये 3 थे, ठीक। और हमने पूर्ण प्रोटीन क्या है कि इसमें जिसमें सभी प्रकार के एसेंशियल जो होते हैं अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए पूर्ण प्रोटीन इसमें क्या होता है, इसमें सभी अनिवार्य अमीनो एसिड पाए जाते हैं। सभी अनिवार्य अमीनो एसिड पाए जाते हैं ना, तो इसीलिए इसको पूर्ण प्रोटीन कहा गया है। लेकिन जो है आंशिक जो होता है उसमें जो कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, कुछ अनिवार्य, कुछ नहीं पाए जाते हैं। और अपूर्ण में कोई भी अनिवार्य प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, ठीक, अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। और क्या, इस तरीके से हमने देखा कितने अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20 होते हैं। 10 जो होते हैं, 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। और क्या हमने देखा था कि इस तरीके से हमने क्या, जो प्रोटीन का वर्गीकरण जो है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रोटीन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रोटीन जो है वह 20 जो उसमें अमीनो एसिड होते हैं, ये हमने देखा था। प्रोटीन के कार्य हमने पढ़ा था। और अब आज जो है ये देखेंगे प्रोटीन जो है वह किस बॉन्ड से बंधा होता है। हमने क्या पढ़ा था, किस बॉन्ड, अमीनो एसिड जो होते हैं, जब प्रोटीन का क्या जल अपघटन हो रहा था तो वो किस में टूटा था। जब प्रोटीन का जल अपघटन हुआ तो किस में टूटा, अमीनो एसिड में, ठीक। तो ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो किस में बंधे थे, पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे थे ना, जुड़े हुए थे। तो ये जो देखिए पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है इसके बारे में देखते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड ना, इसके बारे में क्या देखते हैं कि प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक अमीनो एसिड के कितने होते हैं, 2 समूह होते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अमीनो एसिड के कितने समूह होते हैं, 2 समूह होते हैं ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्येक अमीनो एसिड के 2 समूह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमने 2 पढ़ा था। कौन कौन से पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था, एक अमीनो समूह था ना, एक अमीनो समूह था। और दूसरा क्या था, दूसरा जो है कार्बोक्सिल समूह था। क्या था, कार्बोक्सिल समूह था ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो है प्रत्येक अमीनो एसिड में के कितने समूह होते हैं, 2 समूह होते हैं। एक जो होता है अमीनो समूह था और दूसरा कार्बोक्सिल। इसमें जो है हम लोगों ने क्या इसका देखा था कि ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, NH2 बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको COOH बोलते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था, ठीक। तो हम लोग आज पेप्टाइड बॉन्ड में ये देखेंगे कि ये कैसे जुड़े होते हैं। इसको देखते हैं पहले। ये देखिए, ये क्या हो गया, अमीनो समूह,
समूह और कार्बोक्सिल समूह। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, NH2COOH ना। तो यहाँ पर देखिए एक और आता है, यहाँ पर देखिए कैसे ये जुड़े रहते हैं। यहाँ पर फिर यहाँ पर यही लिख दीजिए NH2 और COOH, या इसको लिखिए कि अमीनो समूह या कार्बोक्सिल समूह। ये कैसे जुड़े होते हैं, एक कार्बोक्सिल जो होता है ये अमीनो समूह से जुड़ता है और इस तरीके से ये इससे जुड़ जाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बंधे होते हैं, इस तरीके से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वह इस तरीके से जुड़े होते हैं। एक कार्बोक्सिल समूह जो होता है वह अमीनो समूह से जुड़ता है और अमीनो समूह जो है वो कार्बोक्सिल समूह से जुड़ता है। तो ये क्या हो गए, इस तरीके से ये जुड़ते हैं। और क्या देखेंगे कि ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक डाई पेप्टाइड बॉन्ड होता है, दूसरा ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड होता है। एक डाई पेप्टाइड बॉन्ड ना, दूसरा ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा जो है दूसरा ट्राई हो गया, तीसरा क्या है, पॉली पेप्टाइड बॉन्ड। ये 3 होते हैं ना। तो जो ये हमने देखा पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, प्रत्येक अमीनो समूह के कितने, हमने दो समूह पढ़े हैं। तो ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक डाई पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा पॉली पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एक एक करके इसको देखेंगे। ये क्या होते हैं कि जब दो अमीनो समूह, यहीं पर लिख दे रहे हैं, जब दो अमीनो समूह से जुड़ते हैं ना। जैसे देखिए कि ये क्या था, ये इस तरीके से जुड़े थे ना, ये एक से जुड़ा था। इसमें क्या था, एक अमीनो समूह से जुड़ा था ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब दो अमीनो समूह से जुड़ेंगे इस तरीके से। ठीक, अब इसमें क्या है, ट्राई पेप्टाइड में जब 3 अमीनो समूह से जुड़ेंगे और पॉली में जब कई अमीनो समूह कई से जुड़ेंगे। तो हमने क्या देखा, जब इसमें क्या देखा कि ये देखिए, जब दो अमीनो समूह, डाई में जब 2 अमीनो समूह जब 2 से जुड़ेंगे, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। और ट्राई में क्या होगा कि जब 3 अमीनो समूह, और जब यहाँ पर क्या है, जब 3 से ज़्यादा जुड़ेंगे। तो हमने क्या समझा कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं, जब प्रत्येक अमीनो समूह के कितने, ये हम लोगों ने कल ही पढ़ा था ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्रत्येक अमीनो समूह के 2 समूह होते हैं। ठीक, पहला क्या था कि पहला जो अमीनो समूह था और दूसरा क्या था कि पेप्टाइड बॉन्ड था ना। तो पहला जो है वह उसको NH2 बोलते हैं, दूसरा COOH बोलते हैं, कार्बोक्सिल समूह। दूसरा क्या था, कार्बोक्सिल समूह था। और यहाँ पर जो है अब ये 3 हो गए, डाई पेप्टाइड बॉन्ड, ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। डाई पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं, जब 2 अमीनो समूह 2 से जुड़ते हैं तो डाई हो गया। ट्राई जब 3 जुड़ते हैं तो ट्राई हो गया, और जब 3 से ज़्यादा जुड़ते हैं तो क्या हो गया, पॉली हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन की संरचना के बारे में देखेंगे। इसमें इसकी संरचना जो होती है कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन की संरचना, पहला क्या है, इसको देखते हैं, प्राथमिक संरचना। क्या है, प्राथमिक संरचना।
अब हम ये देखेंगे प्राथमिक संरचना जो होती है क्या होती है, ये लाइन में होती है, एक रेखीय में होती है। कैसी होती है, ये जो होती है ये लाइन में होती है इस तरीके से ना, या बोलिए या एक रेखीय में होती है। ठीक, तो ये क्या हो गई, प्राथमिक संरचना हो गई। अब हम देखते हैं द्वितीयक संरचना। अब हम क्या देखेंगे, द्वितीयक इसमें क्या होता है कि यह जो होती है कैसी होती है, यह किस तरीके से होती है, यह संरचना कुंडलित होती है। यह संरचना कुंडलित होती है, कुंडलित होती। यह जो है ये संरचना जो होती है वह कुंडलित होती है। क्यों होती है कुंडलित, मतलब इस तरीके से, ऐसे ऐसे। ठीक, और यह कुंडलित क्यों होती है, क्योंकि जो होता है कि इसमें जो होता है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो इसमें जो है कि ये इसलिए कुंडलित होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का आणविक जो होता है बल ज़्यादा होता है, बल ज़्यादा होता है, इसलिए यह घूमी हुई होती है, इसलिए यह घूमी हुई होती है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से देखेंगे कि ये हाइड्रोजन के कारण यह घूमी हुई होती है। तो हमने क्या देखा कि ये द्वितीयक संरचना हो गई कि यह संरचना जो होती है कुंडलित होती है। यह कुंडलित क्यों होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का जो आणविक बल होता है वह ज़्यादा होता है, इसलिए यह घूमी हुई होती है। आगे देखेंगे कि तृतीयक संरचना, क्या देखेंगे, तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना क्या होती है कि इसके भी मुड़ने का कारण हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है। इसके भी मुड़ने का कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है। ठीक, और ये कैसी होती है, यह इससे भी कहीं ज़्यादा ये मुड़ी हुई होती है। ये जो होती है यह और ज़्यादा, या बोलिए और ज़्यादा, या बोलिए कि द्वितीयक संरचना से ज़्यादा मुड़ी हुई होती है। ये देखिए इस तरीके से, और यह सब आपस में क्या होते हैं, और ज़्यादा मुड़ी हुई होती है। और क्या कि यह आपस में सब उलझे हुए होते हैं। देखिए इस तरीके से ना, ये सब आपस में उलझे हुए होते हैं। तो ये क्या हो गई, यह तृतीयक संरचना हो गई। अब चतुर्थक संरचना देखेंगे कि चतुर्थक संरचना क्या होती है कि ये और भी ज़्यादा मुड़ी होती है, अर्थात तृतीयक संरचना का यह बहुलक होती है। यह और भी ज़्यादा मुड़ी हुई, अर्थात तृतीयक का बहुलक होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोटीन की संरचना के बारे में देखा, कौन कौन से, कि ये जो होती है प्राथमिक संरचना क्या हो गई कि ये लाइन में होती है, एक रेखा में होती है। द्वितीयक संरचना क्या हो गई कि यह जो होती है कि इसमें जो हाइड्रोजन का आणविक बल होता है यह ज़्यादा होता है, इसी वजह से क्या होती है कि यह मुड़ी हुई होती है ना। तो ये द्वितीयक संरचना हो गई। लेकिन इसमें जो होता है ये जो मुड़ाव होता है, घुमाव होता है, ये बहुत कम होता है। लेकिन तृतीयक संरचना जो हो गई वह इससे कहीं, ये क्या होती है, ये जो उलझी हुई होती है ये ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा मुड़ी होती है। लेकिन चतुर्थक जो हो गई ये तृतीयक का क्या होती है, बहुलक होती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना देखा। अब हम आगे देखेंगे कि
अब हम आगे क्या देखेंगे, जैविक मूल्य ना। तो हम लोग जैविक मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। जैविक मूल्य क्या होता है प्रोटीन का? जैसे हम जो इसको क्या बोलते हैं, बीवी, क्या बोलते हैं, बीवी मतलब बायोलॉजिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ। अब ये क्या होता है, बीवी मतलब यहीं पर इसको लिख लीजिए जैविक मूल्य। ये क्या होता है, जैविक मूल्य या बायोलॉजिकल वैल्यू वो होता है कि जो हम प्रोटीन खाते हैं, जितना हिस्सा जो हम प्रोटीन खाते हैं, जितना हिस्सा उसका, जितना हिस्सा हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जा रहा है, हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जा रहा है, यही क्या कहलाता है, जो हमारे शरीर द्वारा, जैसे हम प्रोटीन जो है जितना खा रहे हैं, तो जो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जा रहा है, वही जो अवशोषित हो रहा है वही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल वैल्यू कहलाता है। जो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जा रहा है यही बायोलॉजिकल वैल्यू होता है, अर्थात जो अवशोषित हो रहा है। ठीक, जैसे कि हमने 100% जो भी है कि हम जिसमें 100% हमने क्या प्रोटीन लिया, ठीक, जिसमें से 60% जो है वह अवशोषित हुआ, और क्या कि 40% क्या हो गया, वह उत्सर्जित हो गया ना। ठीक, कितना, 40% वह उत्सर्जित हो गया। तो ये जो 60% अवशोषित हुआ है यही क्या कहलाया, बायोलॉजिकल वैल्यू कहलाया। अब और देखते हैं प्रोटीन में जो होता है, हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटीन में नाइट्रोजन जो होता है वह कितना होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% होता है। ठीक है, अर्थात जब हम क्या होता है, प्रोटीन जब हम खाते हैं, जैसे कि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है। किस में टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो अमीनो एसिड होते हैं वह किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वह जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक, जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वह जो किस में टूटते हैं, अमीनो एसिड में टूटते हैं, और वह अमीनो एसिड जो होता है वह किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो हमने क्या देखा था कि ये बायोलॉजिकल वैल्यू या बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, ये क्या है, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन क्या है कि जैसे जो हम प्रोटीन का जो हम ले रहे हैं, प्रोटीन लेने जितना उसका अवशोषित हो रहा है, जो हम प्रोटीन लेते हैं, जो प्रोटीन खाते हैं, उसका जितना % अवशोषित हो रहा है, वही जो अवशोषित होता है वही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल वैल्यू कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है वह कितना % होता है प्रोटीन में, कितना होता है, 16%। अगर औसत पूछ लिया जाए तो 13 से 20% होता है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है कितना, 16% है। कितना है, 16% है। ठीक है, अब मतलब नाइट्रोजन के अणुओं को, नाइट्रोजन के क्या अमीनो एसिड जो होता है ना, हमने क्या देखा कि जो भी हम प्रोटीन लेते हैं, ठीक, प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद वह किस में टूटता है, ये अमीनो एसिड में टूटता है। ठीक, किस में टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, ये अमीनो एसिड जो होते हैं ये किससे बंधे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से
जुड़े होते हैं। ठीक है, अब ये अमीनो एसिड जो होता है वह किस में टूटता है? यह नाइट्रोजन में टूटता है। किस में टूटता है? यह नाइट्रोजन में टूटता है। अर्थात क्या है कि नाइट्रोजन के अणुओं में विभक्त होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के अणुओं में विभक्त होता है। ठीक है, यह नाइट्रोजन क्या है? यही नाइट्रोजन हमारे शरीर में कोशिका का निर्माण करता है। एक बार फिर से देखिए कि जब हमने क्या पढ़ा है कि प्रोटीन जो होता है वह किससे, उसका अंतिम उत्पाद या वो क्या है, जल अपघटन के द्वारा जब जल अपघटन होता है तो वह किस में टूटता है? अमीनो एसिड में। ठीक, हमें क्या प्राप्त होता है? या तो प्रोटीन का, इस तरीके से बोलिए, या प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। ये अमीनो एसिड किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं। तो क्या है कि जब ये अमीनो एसिड जो होते हैं वह पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और अमीनो एसिड जो होता है, यह अमीनो एसिड किस में टूटता है? ये नाइट्रोजन में। किस में? यह अमीनो एसिड जो होता है यह किस में टूटता है? नाइट्रोजन में। और नाइट्रोजन में जो होता है, ये नाइट्रोजन यही नाइट्रोजन जो होता है हमारे शरीर में कोशिका का निर्माण करता है, नाइट्रोजन के अणुओं में विभक्त होता है। ठीक है, यही नाइट्रोजन हमारे शरीर में कोशिका का निर्माण करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि 1 ग्राम जो होता है, जब हम नाइट्रोजन का सेवन करते हैं 1 ग्राम नाइट्रोजन, तो हमें कितना प्राप्त होता है? 6.25। कितना? 6.25 प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। क्या? 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए जब हमें, अगर जैसे 1 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है, ठीक, हमें कितनी? 1 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो हमें कितनी प्रोटीन लेने की आवश्यकता होगी? कितना? 1 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो हमें 6.25 इस क्या है कि ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें कुछ का तो हमारे शरीर में उपयोग होता है, लेकिन कुछ का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, कुछ जो है हमारे शरीर में जो होता है वह उपयोग में लाया जाता है, लेकिन कुछ का जब शरीर में उपयोग नहीं हो पाता है तो वह मलमूत्र के द्वारा वह उत्सर्जित हो जाता है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें कितने ग्राम इस प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी? 6.25। ठीक, तो इतना हो गया। और नाइट्रोजन की कितनी स्थितियां होती हैं? यहीं पर हम देखते हैं नाइट्रोजन की 3 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कि नाइट्रोजन का सही संतुलन, दूसरा क्या होता है? नाइट्रोजन का सही संतुलन, दूसरा क्या होता है? नाइट्रोजन का धनात्मक संतुलन, तीसरा क्या होता है? नाइट्रोजन का ऋणात्मक संतुलन। पर इसकी कितनी स्थितियां होती हैं? 3। नाइट्रोजन की कितनी स्थितियां होती हैं? 3 स्थितियां होती हैं। पहला क्या है? नाइट्रोजन का सही संतुलन। नाइट्रोजन का सही संतुलन, और नाइट्रोजन का क्या है? धनात्मक संतुलन, और नाइट्रोजन का ऋणात्मक संतुलन। ठीक है, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन का सही संतुलन क्या होता है। कि ये देखिए, नाइट्रोजन का ऐसी स्थिति में, ये जो सही संतुलन है क्या है? नाइट्रोजन का सही संतुलन में ऐसी स्थिति में शरीर द्वारा लिया गया, ऐसी स्थिति में शरीर द्वारा लिया गया नाइट्रोजन जो होता है वह शरीर द्वारा छोड़ा गया नाइट्रोजन दोनों बराबर होता है। ऐसी स्थिति में शरीर द्वारा लिया गया नाइट्रोजन शरीर द्वारा छोड़े गए नाइट्रोजन के बराबर होता है। छोड़े गए नाइट्रोजन के बराबर होता है। ठीक, तो हमने क्या देखा
कि नाइट्रोजन जो होता है ऐसी स्थिति में शरीर द्वारा लिए गए नाइट्रोजन और शरीर द्वारा छोड़े गए नाइट्रोजन के मतलब दोनों बराबर होते हैं। अब नाइट्रोजन का ऋणात्मक देखेंगे कि इसमें लिया गया नाइट्रोजन जो होता है वह इसमें लिया गया नाइट्रोजन अधिक और छोड़ा गया नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की 3 स्थितियाँ होती हैं। एक क्या था नाइट्रोजन का जो पहला क्या था, नाइट्रोजन का सही संतुलन, नाइट्रोजन का सही संतुलन इसमें हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन जितना हमने लिया है और जितना हमने छोड़ा है, नाइट्रोजन मतलब जो जितना मतलब जितना अवशोषित हुआ है और जितना उत्सर्जित होता है दोनों जो होता है वह बराबर होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन का जो होता है यह ऋणात्मक में क्या देखेंगे कि लिया गया जो नाइट्रोजन होता है वह अधिक होता है, लिया गया ये क्या है, ये ऋणात्मक नहीं धनात्मक है। क्या है, धनात्मक। लिया गया नाइट्रोजन अधिक होता है, लिया गया नाइट्रोजन अधिक होता है लेकिन जो छोड़ा गया नाइट्रोजन होता है वह कम होता है। ठीक, ये धनात्मक हो गया। ऋणात्मक क्या है कि अब इतने में से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब सही संतुलन क्या था कि जितना हमने लिया था जितना हमने छोड़ा था नाइट्रोजन वो बराबर था, और नाइट्रोजन जो होता है धनात्मक, जितना हमने लिया है वह अधिक है और नाइट्रोजन जितना छोड़ा है वह क्या है, वह कम है। और ऋणात्मक में क्या है, जितना हमने नाइट्रोजन छोड़ा है वह अधिक है और जो लिया गया है जो अवशोषित हुआ है वह कम है। ठीक, तो ये क्या है कि ये नाइट्रोजन की 3 स्थितियाँ थी। अब आगे देखते हैं कि प्रोटीन जैविक मूल्य का जो फार्मूला है कि प्रोटीन जैविक मूल्य, यहीं पर देख लीजिए कि इसको याद कर लीजिए। प्रोटीन जैविक मूल्य ये क्या होता है कि नाइट्रोजन जो हमने धारण किया है, नाइट्रोजन धारण क्षमता, नाइट्रोजन धारण क्षमता और नाइट्रोजन शोषण, नाइट्रोजन शोषण। ठीक, तो ये प्रोटीन जैविक मूल्य का ये क्या है, यही फार्मूला है, नाइट्रोजन धारण क्षमता जो हमने धारण किया है और नाइट्रोजन शोषण। तो अब हम आगे देखते हैं कि एनपीयू क्या होता है। एनपीयू इसको बोलते हैं नेट प्रोटीन इसको बोलते हैं एनपीयू क्या बोलेंगे, नेट प्रोटीन, और क्या बोलेंगे, यूटिलाइजेशन। ठीक, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन एनपीयू को बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें प्रोटीन की इसमें प्रोटीन इसमें जो होता है ये देखिए इस तरीके से, इसमें पाचन और चयापचय की प्रक्रियाओं में प्रोटीन की जिस मात्रा का नुकसान होता है उसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसमें एनपीयू क्या होता है कि नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, मतलब यूटिलाइट का मतलब क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें पाचन और चयापचय की प्रक्रियाओं में प्रोटीन की जिस मात्रा का नुकसान होता है, जिस मात्रा का मतलब जो चीज़ें नुकसान हो रही हैं उसको भी हम मतलब जान लेते हैं, उसको भी हम एब्जॉर्व मतलब देखते हैं, उसको भी समझते हैं, उसको भी जान लेते हैं। ठीक, तो यही क्या कहलाता है, एनपीयू मतलब नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। ठीक, अब हम आगे देखते हैं इसका क्या है
कि फार्मूला जो है ये देखिए, इसका फार्मूला है पाचन गुणांक, इसका NPU का ना, ये NPU का फार्मूला है। पाचन गुणांक क्या है, बायोलॉजिकल वैल्यू माइनस बायोलॉजिकल वैल्यू, या इसको बोलिए जैविक मूल्य। क्या बोलिए, जैविक मूल्य, और क्या है 100। ठीक है, तो ये क्या कहलाया कि नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। मतलब इसमें जो होता है कि जो प्रोटीन हम क्या कर रहे हैं, इसमें पाचन के दौरान या पाचन और चयापचय के दौरान जो प्रोटीन क्या होता है कि जिसका प्रोटीन का हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, हम उसको भी हम समझ लेते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। ठीक है, उसको जान लेंगे तो हमको सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक, या 100% प्रोटीन ले रहे हैं, तो क्या है कि अगर हमको ये पता चल जाए कि 40% प्रोटीन का नुकसान हो गया है, ठीक, तो यानी हम 60% प्रोटीन हमने लिया है। तो इसी तरीके से इसको निकालते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अब हम आगे देखेंगे कि प्रोटीन टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। प्रोटीन टेस्ट, देखिए उसमें तो कम था कार्बोहाइड्रेट में, उसमें भी हम लोगों ने कई टेस्ट के बारे में देखा था, लेकिन अब हम प्रोटीन टेस्ट के बारे में देखेंगे। इसमें कितने टेस्ट होते हैं ये देखते हैं कि पहला क्या होता है कि बायो रेट टेस्ट। ठीक, ये क्या होता है, ये पेप्टाइड समूह कौन सा है इसको जानने के लिए होता है। ठीक, बायो रेट टेस्ट जो होता है ये किस लिए होता है, पेप्टाइड समूह को जानने के लिए होता है। तो यहाँ हम देखिए सही से लिखवा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, प्रोटीन टेस्ट। ठीक, पहला क्या है, बायो रेट, ठीक, टेस्ट। ये क्या होता है कि ये पेप्टाइड समूह को जानने के लिए होता है, पेप्टाइड समूह। और दूसरा क्या है कि जेंथोप्रोटिक परीक्षण, जेंथोप्रोटिक परीक्षण। ये क्या होता है, जेंथोप्रोटिक परीक्षण जो होता है ये किसके लिए होता है, ये एरोमेटिक एसिड को जानने के लिए होता है। किसके लिए, एरोमेटिक एसिड को जानने के लिए होता है। ठीक, तीसरे नंबर पे है क्या है, मिलन्स टेस्ट। क्या है, मिलन्स टेस्ट। ये किसके लिए होता है, ये फिनाल समूह की उपस्थिति को जानने के लिए होता है। किसकी, फिनाल समूह की उपस्थिति। मॉलिस टेस्ट जो होती है वह ग्लाइकोप्रोटीन के लिए होता है। किसकी, मॉलिस टेस्ट, ये किसके लिए होता है, ग्लाइको प्रोटीन की परीक्षण के लिए होता है। और ये चौथा हो गया। पांचवा जो होता है लेड सल्फाइड, ये किसके लिए होता है, ये सिस्टीन नामक एमिनो एसिड के रूप में केवल
गंधक युक्त चीज़ों को बताता है, को बताता है। और क्या होता है छठा, हॉपकिंस टेस्ट। हॉपकिंस टेस्ट ये ट्रिप्टोफैन की मात्रा को बताता है, ट्रिप्टोफैन की मात्रा को बताता है। और क्या होता है निनहाइड्रिन, सातवां निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट जो होता है अमीनो एसिड की मात्रा को बताता है, किसकी, अमीनो एसिड की। और क्या नेट्रोप्रासाइड टेस्ट, ठीक, ये किसके लिए, सल्फर युक्त अमीनो एसिड, सल्फर युक्त अमीनो एसिड, किसके लिए, सल्फर युक्त अमीनो एसिड या प्रोटीन में क्रिस्टीन की मात्रा, क्रिस्टीन की मात्रा को। देखिए अभी और है कि प्रोटीन टेस्ट जो होता है, जो बायूरेट टेस्ट होता है, ये किसके लिए, पेप्टाइड समूह को जानने के लिए होता है। और जिंथोप्रोटिक परीक्षण जो होता है ये एरोमेटिक एसिड को जानने के लिए होता है। और मिलन्स टेस्ट जो होता है ये फिनाल समूह की उपस्थिति को जानने के लिए किया जाता है। मॉलिस टेस्ट जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन को जानने के लिए होता है। लेड सल्फाइड जो होता है सिस्टीन नामक अमीनो एसिड को जानने के रूप में केवल गंधक युक्त चीज़ों को बताता है। और हॉपकिंस टेस्ट जो होता है वो क्या करता है कि ट्रिप्टोफैन की मात्रा को बताता है। फिर निनहाइड्रिन टेस्ट जो होता है वह अमीनो एसिड की, वह क्या करता है कि अमीनो एसिड की मात्रा को बताता है। और ये नेट्रोप्रासाइड टेस्ट जो होता है वह सल्फर युक्त अमीनो एसिड प्रोटीन में क्रिस्टीन की मात्रा को बताता है। अब ये देखिए यहाँ पर दो और बचा है, इसको देखते हैं क्या होता है। दो क्या हमने निनहाइड्रिन पढ़ा था, और आगे देखते हैं कि माइक्रो जेल्डाल जेल्डाल टेस्ट। माइक्रो जेल्डाल टेस्ट ये क्या होता है, ये प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बताता है। और माइक्रोजेल्डाल टेस्ट जो होता है ये किसके लिए होता है, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बताता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोटीन में जितने टेस्ट होते हैं उसको देखा कि ये इतने प्रकार के टेस्ट हैं। देखिए ये कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, इसको आप लोग कई बार जब पढ़ेंगे तभी आप लोगों को ये चीज़ें याद होंगी, ठीक। तो और क्या है, कार्बोहाइड्रेट में तो कम है लेकिन प्रोटीन में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, और नोट बनाना हो तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। और आप लोग को जो भी आप लोग को दिक्कत लगे उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, या तो कुछ आप लोगों को भी जो चीज़ समझनी है, आपको कुछ कहना है, डिस्कस करना है, तो आप लोग कमेंट के द्वारा आप लोग बता सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, प्रोटीन टेस्ट हो गए। अभी प्रोटीन जो है किस किस चीज़ों में पाया जाता
है ये हम लोगों को देखना है। जैसे गेहूं में हम लोगों ने देखा गेहूं में कितना % प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये सब चीज़ें ये क्वेश्चन में मतलब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन में आते हैं ना, ये कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अंडे के पीले भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देखिए हम लोगों ने जब जैसे मक्के में जीन प्रोटीन पाया जाता है तो हम लोगों ने ये प्रोटीन जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ना कि मक्के में जो जीन प्रोटीन होते हैं वह कैसे प्रोटीन होते हैं। और क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा है कि 10 जो होते हैं वह एसेंशियल होते हैं और 10 जो होते हैं वह नॉन एसेंशियल होते हैं ना, 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। ठीक, तो जो आवश्यक होते हैं उनको हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, लेकिन जो अनावश्यक होते हैं उनका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः होता है। तो ये क्या है कि ये हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में इतना देखा। अभी और प्रोटीन में है, उसके बाद हम लोगों को क्या देखेंगे थोड़ा बहुत, फिर एक बार मतलब इसका क्लास थोड़ा बहुत इसका डिस्कस हो चुका है कि PEM और PCM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण होता है, क्योंकि इसमें भी ये भी प्रोटीन का एक पार्ट है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे और किसमें कितना % प्रोटीन पाया जाता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो आज ये प्रोटीन का तब भी कल जो है प्रोटीन पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैट, वसा।